अध्याय 51 सी मिंगजिंग। मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। 2 भोज कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जांघ इतनी दुबली थी कि वह बांस की छड़ी जैसी दिख रही थी, सिर्फ त्वचा और हड्डियां सूखी हुई चमड़ी के साथ। फिर भी उसके घुटने से 5 सेंटीमीटर ऊपर का मांस फूला हुआ था। यह उसके घुटने के न बड़ी ईंचे की दुबली टांग के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी टांग का सारा मांस घुटने के ठीक ऊपर जमा हो गया हो, एक सचमुच डरावना दृश्य। या शायद ऐसा लग रहा था जैसे घुटने के ऊपर के मांस ने टांग के बाकी हिस्सों से सारे पोषक तत्व खींच लिए हों, जिससे केवल वही हिस्सा बेतहाशा बढ़ रहा हो। कुछ कमजोर दिल ली महिला मेहमान इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी और एक नज़र देखते ही लगभग उल्टी करने वाली थी। क्या ये बोन ट्यूमर है? सन्नाटे के बीच किसी के मुंह से निकल गया। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 3 शिक्षाविद उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये सौम्य है या घातक? उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम कसी चांग्युआन था और 3 महीने पहले उसके घुटने में रुक रुक कर दर्द शुरू हुआ था। दर्द, खासकर रात में, अक्सर इतना असहनीय होता था कि वह सो नहीं पाता था। उस समय उसने इसे गठिया समझकर नजरअंदाज कर दिया था। जब तक उसे पता चला कि कुछ गंभीर गड़बड़ है, तब तक उसके घुटने की हड्डी से बड़े ऊंच जकड़ विकृत हो चुकी थी। वह जांच के लिए अस्पताल गया और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, घातक प्राथमिक बोन ट्यूमर, जिसे आमतौर पर ऑस्टियोसार्कोमा के नाम से जाना जाता है। ऐसे समय में, जब कैंसर एक बहुत ही भयानक शब्द था, कसी चांग्युआन समझ गया था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन सभी इंसानों में जीने की इच्छा होती है। जब पश्चिमी चिकित्सा में कोई समाधान नहीं मिला, तो लोग अक्सर आखिरी उम्मीद से चिपके रहते थे, ये प्रार्थना करते हुए कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा उनकी जिंदगी को लंबा कर दे। कसी चांग्युआन ने अपनी निदान रिपोर्ट सी मिंगजिंग को दिखाई। कसी चांग्युआन के एक्सरे और अस्पताल की निदान रिपोर्ट को देखने के बाद सी मिंगजिंग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। एक घातक प्राथमिक बोन ट्यूमर, और यह अंतिम चरण में है। कसी चांग्युआन ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अंतिम चरण। पश्चिमी डॉक्टरों ने पहले ही मेरा इलाज करना छोड़ दिया है। मिस सी, कहा जाता है क छोटी ई आपकी चिकित्सा कला बूढ़े मास्टर सॉन्ग से भी बेहतर है। क्या आप मेरा दुख कम करके मुझे 1 दशक या उससे भी ज्यादा जीने दे सकती हैं? सी मिंगजिंग के बगल में बैठी बूढ़ी मैडम ये ने माथा सिकोड़ा। क्या यह असंभव नहीं मांगना है? कैंसर इतने सालों से मानव जाति के लिए एक समस्या रहा है और अभी तक इसे जीता नहीं जा सका है। भले ही मिंगजिंग बहुत कुशल हो, उसके लिए आपकी जिंदगी को 1 दशक या यहाँ तक कि 8 साल तक बढ़ाना असंभव है। हालांकि, कसी चांग्युआन ने जवाब दिया, क्या मिस सी हमारे समय की दिव्य डॉक्टर नहीं है? शायद उनके लिए ये बस एक मामूली बात है। कसी चांग्युआन को अपनी किस्मत की नाइंसाफी पर गुस्सा आ रहा था। वह केवल 40 की उम्र में था और कैंसर से ग्रस्त हो गया था, जिससे उसके मन में दुनिया के प्रति कड़वाहट आ गई थी। उसे ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई खुद को इस युग का दिव्य डॉक्टर कहे। ये बहुत ज्यादा शेखी बघारना है, जिसके बदले में मुंह पर एक थप्पड़ मिलेगा, किसी ने मन ही मन मजा लेते हुए सोचा। भले ही ये दावा सी मिंगजिंग ने खुद नहीं किया था, बल्कि सॉन्ग पियानलान ने किया था, वे आखिर परिवार ही थे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह किसने कहा था? सॉन्ग पियानलान भी मुस्कुराई। वह सी मिंगजिंग के गर्वित चेहरे पर दरारें देखना और उसे विनम्रता से हार स्वीकार करते हुए सुनना चाहती थी। उसके बाद सी मिंगजिंग को दुबक कर चलना पड़ेगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सी मिंगजिंग शांत और संयमित रही। उसने सावधानी से मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की, फिर कसी चांग्यू आन की जांघ की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। उसके बाद उसने उसकी नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पर 2 उंगलियां रखीं। नब्ज की जांच करने के बाद उसने आत्मविश्वास से दावा किया, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। ये शब्द सी मिंगजिंग के मुंह से हल्के से निकले, जिससे न केवल कसी चांग्युआन बोलने के लिए बहुत हैरान रह गया, बल्कि पास के हर कोई उसे पूरी तरह से सदमे में घूर रहा था। जो लोग थोड़ी दूरी पर थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, वे जानकारी लेने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि सी मिंगजिंग ने अंतिम चरण के बोन कैंसर वाले एक मरीज को, जिसे पश्चिमी चिकित्सा ने लाइलाज घोषित कर दिया था, आत्मविश्वास से कहा था कि वह उसे ठीक कर सकती है। अंतिम चरण के कैंसर का इलाज। क्या यह अज्ञानता है या अहंकार? अध्याय 52 सी मिंगजिंग, चिकित्सकों के बीच मुखर एक। आखिरकार, वह जेल स्टार से है और उसे दुनिया का अनुभव नहीं है। वह शायद इसे कोई छोटी मोटी बीमारी समझती है, इसलिए इतने आत्मविश्वास से डींग मारने की हिम्मत कर रही है। ये बस उस कहावत को साबित करता है, अज्ञानता आनंद है। वह बहुत छोटी है और स्थिति की गंभीरता को नहीं समझती। आज भोज में शामिल होने वाले लोग, कम या ज्यादा, सी मिंगजिंग की माँ या दादा से जुड़े थे। वे उसे अति आत्मविश्वास के कारण मजाक का पात्र बनते नहीं देखना चाहते थे। मिंगजिंग, कैंसर कोई मामूली बात नहीं है। इसे आज तक चिकित्सा जगत में जीता नहीं जा सका है। भले ही तुम इसे ठीक न कर सको, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, बूढ़े मास्टर सू ने गंभीरता से कहा, उसे अपनी गर्दन बाहर निकालने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। सही है, हर कोई जानता है कि कैंसर लाइलाज है। तुम्हें इसे लेने की जरूरत नहीं है, लेडी ये ने भी सलाह दी। पहली बार उन्हें लगा कि यह बच्ची थोड़ी लापरवाह है। दूसरे भी उसे मनाने के लिए सामने आए। कैंसर हजारों सालों से मानवता के लिए एक चुनौती रहा है। जल्दबाजी मत करो। भले ही तुम कहो कि तुम इसे ठीक नहीं कर
रसक्ति, कोई भी तुम्हारी अक्षमता या अपर्याप्त चिकित्सा कौशल के लिए तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मेरा विश्वास करो, यहाँ कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे परदादा बूढ़े मास्टर सॉन्ग भी नहीं। बूढ़े मास्टर सॉन्ग अपनी छड़ी के सहारे पास आए और अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। मेरी यह परपोती सच में दिखावा करना पसंद करती है ना? किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे साहसी दावे करने की हिम्मत करती है। हालांकि जब मेहमानों ने सुझाव दिया कि वह भी इसे ठीक नहीं कर सकते, तो बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने मन ही मन ताना मार। कैंसर वास्तव में कई सालों से मानवता के लिए एक दुर्गम चुनौती रहा है। चिकित्सा क्षेत्र के अनगिनत शीर्ष प्रतिभाओं ने एक निश्चित इलाज की तलाश की है। अगर कोई इसे ठीक कर पाता, तो ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने के बारे में नहीं होता। जो कोई भी कैंसर, इस तथाकथित लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है जिसने हजारों सालों से मानवता को परेशान किया है, उसे इतिहास में अमर कर दिया जाएगा। चिकित्सा समुदाय में एक उच्च सम्मानित चिकित्सक के रूप में मैं ऐसी प्रसिद्धि और हमेशा याद रखे जाने की इच्छा कैसे नहीं कर सकता। इसीलिए दशकों से मैंने खुद को कैंसर के इलाज पर शोध करने के लिए समर्पित कर दिया है। और वास्तव में धैर्य का फल मिलता है। आखिरकार अपने बाद के वर्षों में मुझे गलती से एक सफलता मिली। मैं अपनी नई खोज की घोषणा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। कौन जानता है, अगले साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बस मेरा हो सकता है। आज रात मेरे लिए तैयार किया गया सही अवसर है। उस पल शान चेन नामक एक युवा डॉक्टर आगे बढ़े और सी मिंगजिंग से उत्सुकता से पूछा, मिस सी, क्या आप वाकई बस बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रही? उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग के चेहरे पर वह अहंकार नहीं था जो वह जानबूझकर सॉन्ग परिवार का सामना करते समय दिखाती थी। इसके बजाय वह शांत और सावधान थी, फिर भी उसकी आवाज दृढ़ थी जब उसने कहा, हाँ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। शान चेन ने फिर पूछा, मिस सी, आपका इलाज का तरीका क्या है? क्या आप फिर से एक साधारण और क्रूर मुक्के का उपयोग करने जा रही हैं? ये सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अगर कैंसर का इलाज एक मुक्के से किया जा सकता था, तो सी मिंगजिंग एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक ढोंगी होती। सी मिंगजिंग बस मुस्कुराए। बेशक नहीं। हालांकि कैंसर का इलाज करना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। एक बार सफलता मिल जाने के बाद कैंसर उतना भयानक नहीं होता जितना लोग कल्पना करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के शिक्षाविद ली ने ताना मारा, अज्ञानी लड़की, ऐसी बेशर्मी भरी शेखी। उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग नाराज नहीं हुई, बस जवाब दिया, शिक्षाविद ली, क्या आपको लगता है कि चेचक का इलाज करना मुश्किल है? शिक्षाविद ली ने जवाब दिया, बेशक नहीं। हम किस युग में हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि मानवता ने चेचक को खत्म कर दिया है। सी मिंगजिंग ने कहा, ठीक यही मेरा मुद्दा है। चेचक का इलाज करना मुश्किल नहीं है। हालांकि एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज करने से पहले इतिहासकारों ने दावा किया था कि आग्नेयास्त्रों की नहीं, बल्कि चेचक की वजह से मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। शिक्षाविद ली ने ताना मारा, शुद्ध कपट जाल। सी मिंगजिंग ने जारी रखा, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या जीवाणु संक्रमण का इलाज करना मुश्किल है? इस बार शिक्षाविद ली के जवाब देने से पहले शान चेन ने ताना मारा, एक समस्या जिसका समाधान एंटीबायोटिक की एक खुराक से हो सकता है, इसमें क्या मुश्किल है? उद्धरण चिन्ह। यहाँ अध्याय 53, 54 और 55 का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 53, सी मिंगजिंग, चिकित्सकों के बीच मुखर दो। सी मिंगजिंग हंसी, क्या ऐसा है? लेकिन एंटीबायोटिक्स की खोज से पहले मामूली जीवाणु संक्रमण भी कैंसर जितना ही भयानक था। एक गंभीर संक्रमण एक लाइलाज बीमारी थी। एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। एंटीबायोटिक्स की खोज और उपयोग ने मानवता के लिए चिकित्सा इतिहास में एक महान क्रांति ला दी। शान चेन इसका खंडन नहीं कर सका। यहाँ तक कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा के 3 शिक्षाविद और अन्य डॉक्टर भी चिकित्सा प्रगति पर एंटीबायोटिक्स के महत्वपूर्ण प्रभाव को जानते थे। खासकर पेनिसिलिन, जो 4 महान आविष्कारों के लगभग बराबर था। एक और शिक्षाविद जो ने कहा, यह अलग है, युवा महिला। बात को घुमाओ मत। तब तक भोज कक्ष वास्तव में एक युद्ध का मैदान बन गया था जहां सी मिंगजिंग चिकित्सा मेहमानों के साथ बहस कर रही थी। सी मिंगजिंग ने कहा, वे काफी हद तक समान हैं, विभिन्न तरीकों से तुलनीय परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु संक्रमण को लें, जिसे कभी घातक हत्यारा कहा जाता था। हम जीवाणुओं और सामान्य मानव कोशिकाओं के बीच के अंतर को पहचानकर और विशेष रूप से उन अंतरों को लक्षित करके मानव शरीर के लिए उनके खतरे को खत्म कर सकते हैं। वास्तव में पेनिसिलिन उस चीज को लक्षित करता है जो जीवाणुओं के पास होती है और मनुष्यों के पास नहीं, एक कोशिका दीवार। जीवाणु कोशिका दीवारें मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती हैं। पेनिसिलिन इस कोशिका दीवार को बाधित करता है, जिससे जीवाणु फट जाते हैं और मर जाते हैं। इस तरह जीवाणु संक्रमण पर विजय प्राप्त की गई थी, वास्तव में काफी सरल। शिक्षाविद जो ने बहस नहीं की, लेकिन बस ये सवाल उठाया, आखिरकार क्या तुम पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन करती हो या पारंपरिक चीनी चिकित्सा का? 2050 में पारंपरिक चीनी और पश्चिमी चिकित्सा के बीच ऐसी स्पष्ट रेखा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ये बीमारियों को ठीक कर सकता है, दोनों को एकीकृत करना सबसे अच्छा दृष्टिकोण है, सी मिंगजिंग ने आत्मविश्वास से कहा। शिक्षाविद जो को उनका बयान उचित लगा और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तभी शान चेन ने बात की, मिस सी, मैं आपकी सोच को समझता हूँ। चिकित्सा समुदाय ने पहले ही लक्षित दवाएं विकसित कर ली हैं जो कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं लेकिन सामान्य कोशिकाओं को नहीं।
हम इन अनूठी विशेषताओं को लक्षित करके कैंसर का इलाज करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। हालांकि ये केवल उपचार है। कैंसर की जटिलता को देखते हुए हमने अभी तक एक इलाज हासिल नहीं किया है। लेकिन आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आप सुझाव दे रही हैं कि आप एक चिकित्सा क्रांति ला सकती हैं जो एंटीबायोटिक्स की खोज के समान हो। सी मिंगजिंग ने शान चेन को जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाया और कसी चांगयुआन को देखा, जिसका जीवन समाप्त होने वाला था। मिस्टर कसी, उसने कहा, मैंने आपके मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की है। मेरे गुरु ने कैंसर का इलाज पर शोध करने के लिए कई साल समर्पित किए हैं। शायद नियति ने आखिरकार मानवता पर एक दयालु हाथ बढ़ाया है। फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की तरह मेरे गुरु ने जेल स्टार पर कैंसर का इलाज करने का एक प्रभावी तरीका खोजा है। अब जब मैं पृथ्वी पर वापस आ गई हूं, तो मैं अपने गुरु द्वारा सौंपे गए काम के अनुसार इसे सभी के लाभ के लिए सार्वजनिक करने की योजना बना रही हूं। अगर आपको इसे आजमाने वाला पहला व्यक्ति बनने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आपका इलाज कर सकती हूं। ये सुनकर पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। ये कैंसर था, मानवता का अंतिम हत्यारा कैंसर। क्या वास्तव में एक सफलता मिल सकती है? उस पल इस बात की परवाह किए बिना कि सी मिंगजिंग दिखावा कर रही थी या नहीं, हर किसी की निगाहें एक चमत्कार की उम्मीद में उस पर टिकी हुई थीं। केवल बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ कस ली और सॉन्ग पियानलान घूर रही थी। उसका चेहरा आश्चर्य का एक मुखौटा था। यह असंभव है, जिसने कैंसर अनुसंधान के लिए साल समर्पित किए हैं और आज रात एक सफलता की घोषणा करने की योजना बनाई है, वह मेरे दादा हैं, न कि सी मिंगजिंग। उद्धरण, अगर सी मिंगजिंग पहले इसकी घोषणा कर देती है, तो क्या दादा का जीवन भर का सारा काम व्यर्थ नहीं चला जाएगा? सॉन्ग पियानलान लगभग टूट चुकी थी। ये डरते हुए कि सी मिंगजिंग को वास्तव में अविश्वसनीय भाग्य मिला है, वह लगभग अपना संयम खो बैठी और चिल्लाई, मिंगजिंग, भले ही तुम्हें सुर्खियों में रहना पसंद है, तब छोटे उमा दादा के शोध का श्रेय नहीं ले सकती। हर कोई जिसने वास्तव में कैंसर की सफलता की खोज की है, वह मेरे दादा हैं। अध्याय 54, सी मिंगजिंग, आपको धोखा देने में कोई बातचीत नहीं। एक भोज कक्ष में हर कोई चौंक गया। तो बूढ़े मास्टर सॉन्ग ही थे जिन्होंने कैंसर के इलाज में एक नई सफलता हासिल की थी। उद्धरण चिन्ह, बूढ़े मास्टर सॉन्ग वास्तव में एक देश में सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी चिकित्सक थे और उनके चिकित्सा कौशल को उनके कई साथियों ने चिकित्सा समुदाय में लंबे समय से मान्यता दी थी। किसी को विश्वास नहीं था कि सी मिंगजिंग इसे ठीक कर सकती है, लेकिन अगर यह बूढ़े मास्टर सॉन्ग होते तो यह एक अलग कहानी होती। हर किसी की आंखों में तीव्र आशा बढ़ गई। सॉन्ग पियानलान ने कड़ाई से घोषणा की, ये सही है। इस सफलता पर मेरे दादा ने बहुत मेहनत से शोध किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिंगजिंग इतनी दुष्ट होगी कि वह अपने खुद की प्रसिद्धि के लिए मेरे दादा के शोध को चुराने की कोशिश करेगी। उद्धरण चिन्ह, सॉन्ग पियानलान ने कहा, उसकी आवाज में दर्द और नाराजगी भरी थी, मिंगजिंग, तुम जेल स्टार पर पली बड़ी हो, जो पृथ्वी पर जघन्य अपराध करने वाले कैदियों से घिरी हुई है। हम नहीं जानते कि कोई भी ऐसे वातावरण से बेदाग निकल सकता है या नहीं। लेकिन अब जब तुम पृथ्वी पर वापस आ गई हो, तो तुम्हें एक नया पता पलटना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। तुम दादा के अध्ययन में चुपके से कैसे घुस सकती हो, उनके नोट्स को खंगाल सकती हो और फिर उन्हें अपना कह सकती हो। धड़ाम, ये नियानबाई ने एक पैर निकाला और सॉन्ग पियानलान को जोर से लात मारी। गंभीर रूप से सुरक्षात्मक छोटे लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सॉन्ग पियानलान की ओर इशारा किया, तुम बदसूरत औरत, बकवास करना बंद करो। मेरी औरत ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे सुधार और फिर से शुरुआत क्यों करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह, ये नियानबाई भले ही छोटा हो, लेकिन उसका तर्क तेज था। उसने सीधे मुद्दे पर बात की, जिससे मेहमानों को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। सी मिंगजिंग का जन्म और पालन पोषण जेल स्टार पर हुआ था, लेकिन वह खुद एक अपराधी नहीं थी। इसलिए उसे एक सुधार और फिर से शुरुआत जैसे शब्दों से वर्णित करना वास्तव में अनुपयुक्त था। सच में वह बस अपने जन्म स्थान में दुर्भाग्यशाली थी। ये नियानबाई ने ताना मारा, तुम दावा करती हो कि मेरी औरत ने तुम्हारे दादा के शोध को चुराया है। उसने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि उसकी खोजें क्या हैं, तो तुम इतनी निश्चित कैसे हो सकती हो कि वह उनके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? उद्धरण चिन्ह, कम उम्र के बावजूद उसके विचार किसी और से ज्यादा स्पष्ट थे। एक छोटे वयस्क की तरह उसने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मेहमानों ने जल्दी से उसकी बात को समझा। वास्तव में जब से कुछ भी सामने नहीं आया था, तो कोई कैसे जान सकता था कि वह अनुचित श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी। शान चेन ने बात की, हम मिस्सी और बूढ़े मास्टर सॉन्ग को अपनी अपनी सफलता का वर्णन क्यों नहीं करने देते? तब सच्चाई सामने आ जाएगी, है ना? मेहमानों ने सहमति में बड़बड़ाया, यह एक अच्छा समाधान लग रहा था। शिक्षाविद ली ने भी मंजूरी दी। बूढ़े सॉन्ग, तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह, बूढ़े मास्टर सॉन्ग को वास्तव में नहीं पता था कि सी मिंगजिंग का प्रभावी इलाज क्या था। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा, ये सोचते हुए कि उसकी पोती बहुत जल्दबाजी में थी। क्या होगा अगर उनके दृष्टिकोण समान नहीं थे? क्या यह उनके लिए सार्वजनिक अपमान नहीं होगा? हालांकि उसे यकीन था कि उसने कैंसर अनुसंधान में जो सफलता खोजी थी, वह अद्वितीय थी। अगर उनकी खोजें वास्तव में अलग थीं, तो उसका तरीका स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। चिकित्सा का अभ्यास करने के इतने सालों के बाद उसे कम से कम इतना तो आत्मविश्वास था। बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने डांटा, पियानलान, मिंगजिंग तुम्हारी भतीजी है।
तुम सार्वजनिक रूप से उसके बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? फिर वह मुस्कुराया। सभी के साथ खुलकर बात करने के लिए मैंने वास्तव में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में कुछ छोटी प्रगति की है। अगर मिंगजिंग के पास भी नई खोजें हैं तो ये हमारे लिए उन पर चर्चा करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। एक शैक्षणिक आदान प्रदान, आप समझ रहे हैं। शायद हम कुछ नई अंतर्दृष्टि भी जगा सकते हैं। मिंगजिंग, तुम पहले क्यों नहीं शुरू करती? बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने सी मिंगजिंग को पहले बोलने दिया क्योंकि वह तुलना करना चाहते थे कि किसकी खोज ज्यादा चौंकाने वाली होगी। अगर किसी अविश्वसनीय 0.0001% संभावना से, बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने सोचा, इस लड़की की सफलता वास्तव में उससे बेहतर थी जिस पर उसने सालों तक मेहनत से शोध किया था, तो वह हमेशा सुधार कर सकता था। वह बस पियानलान के आरोप के साथ जाएगा और शोध को अपना होने का दावा करेगा। किसी भी मामले में, आज उसे उन चिकित्सा सहयोगियों को, जिन्हें उसने आमंत्रित किया था, ये बिल्कुल समझाना था कि जब चिकित्सा कौशल की बात आती है, तो ये साधारण लड़की अभी भी उससे बहुत पीछे है। सी मिंगजिंग हंसी, चालाकी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। फिर उसने साहपूर्वक कैंसर के लिए अपना प्रभावी इलाज प्रस्तुत किया। अध्याय 55, सी मिंगजिंग, आपको धोखा देने में कोई बातचीत नहीं दो। सी मिंगजिंग ने पैक्लिटैक्सेल का उल्लेख किया, जो यू पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक ट्यूमर रोधी दवा है। हर कोई कैंसर कोशिकाओं और सामान्य कोशिकाओं के बीच के अंतर को जानता है। कैंसर कोशिकाओं में असीमित गुणन की विशेषता होती है। पैक्लिटैक्सेल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन एकत्रीकरण को बढ़ावा देता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के विघटन को रोकता है। इससे कोशिकाएं विभाजन के दौरान अटक जाती हैं। इस प्रकार कैंसर कोशिकाओं को अनिश्चित काल तक गुणन करने से रोकती हैं, जिससे कोशिका एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु होती है और कैंसर रोधी प्रभाव प्राप्त होता है। क्या ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? आम मेहमानों ने सुना और उसके शब्द पूरी तरह से आश्वस्त करने वाले लगे। उन्होंने सोचा कि अगर कैंसर कोशिका विभाजन को रोका जा सकता है, तो क्या इससे कैंसर का इलाज नहीं हो सकता? यह अद्भुत होगा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि उन्हें कैंसर नहीं होगा, खासकर जब वे बड़े हो जाते हैं। अगर कैंसर का इलाज मिल जाता है, तो यह वास्तव में मानवता के लिए एक वरदान होगा। हालांकि कमरे में मौजूद चिकित्सा पेशेवर उदासीन रहे, जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने ताना मारा। श्यान चेन खुलकर हंसा। मिस सी, क्या तुम नहीं जानती कि 1963 की शुरुआत में ही वानी और वॉल्ट ने एक प्रकार के शॉर्ट लीफ रोजवुड पाइन से पैक्लिटैक्सेल निकाला था, जिसे आज तक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय द्वारा सबसे अच्छी प्राकृतिक कैंसर रोधी दवा के रूप में मान्यता दी गई है, और तब से पैक्लिटैक्सेल और उसके व्युत्पन्न लंबे समय से ट्यूमर कीमोथेरेपी के लिए पहली पंक्ति की दवाएं बन गए हैं। ये किस तरह की बड़ी सफलता थी? अन्य डॉक्टरों ने सहमति व्यक्त की। ये सही है। हर कोई जानता है कि पैक्लिटैक्सेल और उसके व्युत्पन्न कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी हैं। हालांकि पैक्लिटैक्सेल के नैदानिक विषैले दुष्प्रभाव भी काफी व्यापक हैं। कीमोथेरेपी के दौरान, जबकि ट्यूमर सिकुड़ सकता है, रोगी की जीवन शक्ति अनिवार्य रूप से कम हो जाती है, अक्सर ट्यूमर की तुलना में तेज गति से। इससे अधिकांश कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी से मृत्यु हो जाती है, जो वर्तमान कैंसर कीमोथेरेपी में सबसे बड़ी दुविधा है। पैक्लिटैक्सेल शब्द आम मेहमानों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन चिकित्सकों के लिए ये कुछ भी असाधारण नहीं था। पैक्लिटैक्सेल आखिर पहले से ही कैंसर कीमोथेरेपी के लिए एक पहली पंक्ति की दवा थी। हालांकि पैक्लिटैक्सेल के काफी व्यापक विषैले दुष्प्रभाव भी थे। यह अक्सर कैंसर कोशिकाओं को मारते समय रोगी को भी मार देता था। उन्होंने सोचा था कि यह मिस्सी एक चिकित्सा क्रांति लाने वाली थी, जो एंटीबायोटिक्स की तरह होगी। पता चला, ये सच है, अज्ञानियों को कोई डर नहीं होता। जैसे ही चिकित्सा सहयोगी तिरस्कार महसूस कर रहे थे, सी मिंगजिंग ने अचानक घोषणा की, मेरे गुरु ने एक प्राकृतिक अर्क विकल्प की खोज की है जो पैक्लिटैक्सेल के समान कार्य करता है, और नैदानिक निष्कर्षों से पता चलता है कि यह गैर विषैला है। वाह! उसके शब्द वहां मौजूद चिकित्सा पेशेवरों के बीच एक बम की तरह गिरे। श्यान चेन, जो अभी एक सेकंड पहले अप्रभावित था, अचानक उसकी सांस रुक गई। वास्तव में गैर विषैला, यह क्या है? सी मिंगजिंग ने शांति से कहा, यह हर पैक्लिटैक्सेल के समान है, लेकिन इसमें इसके गंभीर दुष्प्रभावों की कमी है। ये पौधों से न बल्कि तिब्बती मृग के सींगों से निकाला जाता है। मेरे गुरु ने इसका नाम पशु व्युत्पन्न पैक्लिटैक्सेल रखा है। जैसे ही सी मिंगजिंग ने बोलना समाप्त किया, वहां मौजूद सभी डॉक्टर उत्साह से लगभग कांप रहे थे। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह, तिब्बती मृग, वह तो विलुप्त होने की कगार पर एक संरक्षित प्रजाति है। उनके सींग और भी दुर्लभ हैं। दुर्लभता कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम वास्तव में मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए तिब्बती मृग के सींगों से गैर विषैले पैक्लिटैक्सेल निकाल सकते हैं, तो हम भविष्य में बस उनका बड़े पैमाने पर प्रजनन कर सकते हैं, जैसे लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। हालांकि जैसे ही चर्चा चरम पर पहुंची, सॉन्ग प्यानलान ने जोर से बीच में काट दिया, सी मिंगजिंग, तुम दादा की शोध उपलब्धि का श्रेय लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? दादा ने ही तिब्बती मृग के सींगों से निकाले गए प्राकृतिक गैर विषैले पशु व्युत्पन्न पैक्लिटैक्सेल की खोज की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। यहाँ अध्याय 56, 57, 58, 59 और 60 का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 56, सी मिंगजिंग, बाजी पलटना और जवाबी हमला 1। सी मिंगजिंग की फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी चमकी जब वह हल्के से हंसी। आपके पास क्या सबूत है? उद्धरण चिन्ह, सॉन्ग प्यानलान का दिल खुशी से उछल पड़ा। सबूत दादा के अध्ययन कक्ष में है।
सोंग प्यानलान ने बूढ़े मास्टर सोंग की ओर देखा। दादा, क्या मैं जाकर ले आऊं? बूढ़े मास्टर सोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस युवा लड़की को जो सफलता मिली थी, वह बिल्कुल उसी तरह की थी जैसी उन्होंने इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल की थी। अब न केवल सोंग प्यानलान अहंकारी व्यवहार कर रही थी, बल्कि बूढ़े मास्टर सोंग भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। अगर प्यानलान ने समय पर बात नहीं की होती, तो मेरे शोध के परिणाम शायद इस युवा लड़की द्वारा पूरी तरह से हड़प लिए गए होते। उद्धरण। बूढ़े मास्टर सोंग की निगाहें सी मिंगजिंग की ओर देखकर बर्फीली हो गईं। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने थूक कर कहा, बेशर्म। सी मिंगजिंग ने भ्रम का भाव पहना। पर दादा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिस सफलता की तलाश कर रहे थे, वह वही है जिसकी मेरे गुरु ने खोज की है? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े मास्टर सोंग ने अपनी छड़ी जोर से पटकी। तुम लड़की, तुम जेल स्टार पर रहकर सच में बर्बाद हो गई हो। चीजों को चुरा रही हो और फिर एक गुरु को बहाने के रूप में गढ़ रही हो। प्यानलान, अध्ययन कक्ष में जाओ और मेरे दशकों के शोध प्रयोगों का रिकॉर्ड बाहर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इस युवा महिला की चिकनी जुबान तथ्यों के सामने कैसे टिक पाती है। हाँ, जाने से पहले सोंग प्यानलान ने सी मिंगजिंग को फियर्सली घूरा, मन ही मन हंसते हुए। सी मिंगजिंग, तुम खत्म हो गई हो। तुमने दादा के शोध में झांकने की हिम्मत कैसे की? ये साहित्यिक चोरी है। मैं देखूंगी कि तुम कब तक इतनी अहंकारी रह सकती हो। कुछ देर बाद सोंग प्यानलान कागजों का एक बड़ा ढेर लेकर नीचे आई। बूढ़े मास्टर सोंग ने कहा, उन्हें शिक्षाविद ली, शिक्षाविद जो और शिक्षाविद जू को दिखाओ। वे इन्हें मेरे वर्षों के कठिन शोध के परिणामों के रूप में एक नज़र में पहचान न लेंगे। सोंग प्यानलान ने दस्तावेजों को आगे बढ़ाया। यहां तक कि शान चेन और थर्ड हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर भी सच्चाई को जानने और असली खोजकर्ता की पहचान करने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। उन्हें देखने के बाद वे सभी उत्साह से उबल रहे थे। दस्तावेजों में विस्तृत शोध डेटा और नैदानिक परीक्षण की जानकारी थी। कैंसर का इलाज बस कोने में था। ये पूरी मानवता के लिए एक वरदान था। बूढ़े मास्टर सोंग वास्तव में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक महान समकालीन मास्टर थे। तीनों शिक्षाविदों द्वारा पुष्टि करने के बाद शिक्षाविद ली ने उनकी ओर से बात की। ये वास्तव में बूढ़े मास्टर सोंग की शोध उपलब्धि है। मेहमानों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। सी मिंगजिंग को देखने का उनका तरीका बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी बेईमान होगी, जो बूढ़े मास्टर सोंग के शोध को अपना बनाने की कोशिश करेगी। सचमुच नीच। लेडी ये और बूढ़े मास्टर सू सी मिंगजिंग के बचाव में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भारी तथ्यात्मक सबूतों ने उनके लिए बोलना मुश्किल बना दिया। सोंग प्यानलान को अविश्वसनीय रूप से खुशी महसूस हुई। सी मिंगजिंग निश्चित रूप से बर्बाद हो चुकी है। उसने हंसते हुए सूंघा। सी मिंगजिंग, अब तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहने को है? हालांकि सी मिंगजिंग शांत बनी रही। वह शिक्षाविद ली के पास पहुंची, बूढ़े मास्टर सोंग के शोध परिणामों को लिया और प्रत्येक पृष्ठ पर हर शब्द की बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया। फिर उसने बूढ़े मास्टर सोंग से पूछा, पर दादा, क्या आप निश्चित हैं कि यह वही सफलता है जो आपने खोजी है? और कुछ नहीं है ना? बूढ़े मास्टर सोंग ने जोर से सूंघा। सोंग प्यानलान ने जोर से कहा, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो सी मिंगजिंग, दादा के शोध का श्रेय लेने का तुम्हारा प्रयास सभी के लिए स्पष्ट है। बस ईमानदारी से स्वीकार करो, सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानो और ईमानदारी से माफी मांगो। शायद तब दादा तुम्हें माफ कर दें। अन्यथा उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग ने अपनी पूछताछ दोहराई, पर दादा, आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। क्या ये वही सफलता है जो आपने खोजी है? बूढ़े मास्टर सोंग का चेहरा पीला पड़ गया। आपके सामने तथ्यों के साथ तुम अभी भी कौन से चाल चलने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग का चाल चलने का कोई इरादा नहीं था। वह बस बूढ़े मास्टर सोंग को पूरी तरह से अपमानित करना चाहती थी। सी मिंगजिंग ने बात की, उसकी बाहें तनी हुई थीं। पर दादा, वास्तव में मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी। चाची पहले बहुत अधीर थीं। जब मैं आधा समझा चुकी थी, तो उन्होंने मुझ पर आपके शोध को हड़पने का आरोप लगाया। अध्याय 57। सी मिंगजिंग, बाजी पलटना और जवाबी हमला 2। सोंग प्यानलान ने चिल्लाकर कहा, तुम और क्या कह सकती हो? तुम कितनी भी बहस करो, ये व्यर्थ है। ये दादा के वर्षों के शोध के परिणाम हैं। सी मिंगजिंग शांत बनी रही। तो चलिए मान लेते हैं कि मेरे गुरु और दादा दोनों ने खोज की कि तिब्बती मृग के सींगों को गैर विषैले पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक सेल में परिष्कृत किया जा सकता है। वे शब्द स्पष्ट रूप से महिमा का आधा हिस्सा दावा करने के लिए थे। बूढ़े मास्टर सोंग उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? बूढ़े मास्टर सोंग का चेहरा तमतमा गया। बकवास। तुम न केवल बेईमान हो, बल्कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से भी इनकार करती हो। तुम जिद्दी और पश्चातापहीन हो, बस सुधरने लायक नहीं। क्या मैं परदादा के शोध परिणामों को चुराने की कोशिश कर रही हूं या नहीं, यह मेरे बोलने के बाद तय किया जा सकता है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ मिनटों की कमी है ना? इस समय बूढ़े मास्टर सोंग अपनी छड़ी से उसे मारना चाहते थे। मैं देखूंगा कि तुम कैसे टालमटोल करती रहती हो। सी मिंगजिंग ने बोलने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक गिलास रेड वाइन उठाया, उसे अपने गले को नम करने के लिए घुमाया। उसका बेपरवाह व्यवहार, वह संयम जैसे कि वह एक ढहते पहाड़ को भी रोक सकती थी, बस गुस्सा दिलाने वाला था। एक घूंट लेने के बाद उसने कहा, पर दादा, आपने इस पर कई सालों तक शोध किया है।
आपने इसे नैदानिक परीक्षणों में लागू किया होगा और इसे कई रोगियों द्वारा सत्यापित किया होगा। क्या आप कह रहे हैं कि तिब्बती मृग के सींगों से निकाला गया पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल वास्तव में कैंसर का इलाज कर सकता है? बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने एक अनुभवी चिकित्सक का कड़ा रुख अपनाया। स्वाभाविक रूप से नैदानिक परीक्षणों के बिना मैं इतने हल्के ढंग से ऐसा निष्कर्ष निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? दवा बच्चों का खेल नहीं है, इसे अत्यंत सावधानी के साथ इलाज किया जाना चाहिए। मैंने सफलतापूर्वक 1 दर्जन से अधिक अंतिम चरण के कैंसर रोगियों को ठीक किया है। इसके अलावा इन सभी रोगियों ने सर्जरी के बाद बहुत अच्छी तरह से ठीक हुए। तभी मैंने ये दावा करने की हिम्मत की कि मुझे एक सफलता मिली है। इस बिंदु पर एक मेहमान आगे आया। हर कोई, उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं बूढ़े मास्टर सॉन्ग द्वारा ठीक किए गए रोगियों में से एक हूं। मैं आज रात विशेष रूप से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, बूढ़े मास्टर सॉन्ग ने मुझे ठीक किया। मिस सी, यह एक विवाद तथ्य है कि आपने अपने परदादा के शोध को चुराया है। बहस करना बंद करो, अगर तुम जारी रखोगी तो तुम केवल खुद को मूर्ख बनाओगी। सी मिंगजिंग ने उस मेहमान को देखा। वह बहुत बूढ़ा नहीं था, शायद 30 के दशक में था और पुरुष था। ये सचमुच एक भगवान की देन है? सी मिंगजिंग ने पूछा। सर, ये बहुत अच्छा है कि परदादा ने आपको ठीक किया। मैं वर्तमान में एक नैदानिक रूप से ठीक हुए रोगी की तलाश कर रही हूं क्योंकि मैं आपके साथ कुछ सत्यापित करना चाहूंगी। यह क्या है? आदमी का लहजा बहुत ठंडा था। सी मिंगजिंग ने कहा, मेरे गुरु ने खोज की कि तिब्बती मृग के सींगों से निकाला गया पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल कैंसर का इलाज कर सकता है। शुरू में वह बहुत खुश थे। हालांकि 20 से अधिक नैदानिक परीक्षणों के बाद उन्होंने पाया कि ठीक हुए सभी रोगियों को बाद में दुष्प्रभाव हुए। कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आदमी ने सपाट रूप से इनकार कर दिया। सी मिंगजिंग ने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें हल्के से झपकाईं। क्या आप सुनिश्चित हैं, आपके ठीक होने के बाद आप किसी भी यौन रोग से पीड़ित नहीं हुए? उद्धरण चिन्ह। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य की थी। वह अनजाने में बोल पड़ा, आपको कैसे पता चला? उस सवाल के साथ उसने अनजाने में पुष्टि कर दी कि सी मिंगजिंग ने क्या कहा था। सी मिंगजिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे गुरु ने इस दुष्प्रभाव की खोज की। इस तथ्य के साथ कि तिब्बती मृग एक दुर्लभ संरक्षित प्रजाति है, उन्होंने अंततः इस तथाकथित बड़ी सफलता को खारिज कर दिया। उन्होंने मुझे सख्ती से चेतावनी दी कि उनसे पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल निकालना अस्वीकार्य है। उद्धरण चिन्ह। शब्द अस्वीकार्य है एक गूंजती अंतिम बात के साथ उतरे। बूढ़े मास्टर सॉन्ग की आंखें अविश्वास में बाहर निकल गईं। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने कभी इस दुष्प्रभाव की खोज नहीं की थी। हालांकि ये पूरी तरह से बूढ़े मास्टर सॉन्ग की गलती नहीं थी। ऐसा शर्मनाक मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है जिसे रोगी स्वेच्छा से पर रकट करेंगे। इसके अलावा रोगियों को यह निश्चित नहीं हो सकता था कि बूढ़े मास्टर सॉन्ग की दवा ने इसे पैदा किया था। इसके अलावा कुछ बूढ़े रोगियों को उनकी उम्र के कारण पहले से ही ऐसे मुद्दे थे। तो बूढ़े मास्टर सॉन्ग को वास्तव में पता नहीं था। लेकिन अब जब सी मिंगजिंग ने इसे सामने लाया था तो बूढ़े मास्टर सॉन्ग के ऐतिहासिक प्रसिद्धि हासिल करने के सभी सपने एक फटे हुए बुलबुले की तरह गायब हो गए। उत्साह के बाद निराशा के भंवर में फंसे बूढ़े मास्टर सॉन्ग पर गुस्से का इतना उछाल आया कि उन्होंने हिंसक रूप से मुंह भर खून थूक दिया। अध्याय 58। सी मिंगजिंग। मुझे जो चाहिए वह सिर्फ जीतना नहीं बल्कि कुचलना है। 1। सॉन्ग प्यानलान सदमे में थी और पीली पड़ गई थी। दादा, सॉन्ग तेंगफेई जल्दी से दौड़कर आए। दादा, माँ सॉन्ग रोई। पिताजी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी सॉन्ग को कोई क्या कह रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा उसकी दृष्टि को ढंक रहा था और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, किसी ने उसे पकड़ लिया। तुरंत बाद उसकी नासिका पर एक चांदी की सुई चुभाई गई। जल्द ही बूढ़ा आदमी सॉन्ग ठीक होने लगा, उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हो रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा और सी मिंगजिंग को देखा, जिसने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था, उसने उसकी पतली कलाई पकड़ी। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, ये सच नहीं है। पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल का ये दुष्प्रभाव नहीं है। पर दादा, ये सच है। सी मिंगजिंग की आवाज में निश्चितता एक अंतिम प्रहार की तरह थी। बूढ़े आदमी सॉन्ग को फिर से खून की उल्टी करने का मन हुआ, लेकिन सी मिंगजिंग ने कुछ और चांदी की सुइयों के साथ उसे जल्दी से स्थिर कर दिया। आसपास के मेहमान सी मिंगजिंग को उसकी नब्ज लेते और सुइयां डालते देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसकी तकनीक कुशल थी, यहां तक कि एक शीर्ष मेडिकल स्कूल से स्नातक सॉन्ग पियानला न से भी ज्यादा स्थिर थी। इसके विपरीत सॉन्ग पियानलान कुछ हद तक अभिभूत लग रही थी। उनके संयम में अंतर स्पष्ट और तत्काल था। लेडी ये पास में खड़ी थी, संतुष्टि में सिर हिला रही थी। बूढ़े आदमी सू ने सू चेंग का कान मरोड़ा और कहा, अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। मिंगजिंग बेकार नहीं है, वह दवा जानती है। अगर तुम अभी उसका पीछा नहीं करते हो तो जब वह भविष्य में तुम्हारी पहुंच से बाहर होगी तो तुम्हें केवल पछतावा होगा। दादाजी, वह दर्द करता है। सू चेंग दर्द में हाँफने लगा। क्या मुझे सिर्फ इसलिए उसका पीछा करना चाहिए क्योंकि वह दवा जानती है? क्या मैं सू चेंग इतना उथला हूं? हालांकि नब्ज लेते और सुइयां लगाते समय सी मिंगजिंग का संतुलन वास्तव में चमकदार था। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पुरुष सबसे आकर्षक तब होते हैं जब वे काम कर रहे होते हैं, और वह बयान निश्चित रूप से उस पल
में सी मिंगजिंग पर लागू होता था। पास में पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल के 3 शिक्षाविद और थर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर अभी भी सी मिंगजिंग द्वारा उल्लिखित घातक दुष्प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे। इस समय तक बूढ़ा आदमी सॉन्ग आखिरकार ठीक हो गया था, हालांकि वह बुरी तरह से कमजोर हो गया था। वह एक कुर्सी पर बैठ आ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। किसी के पास बूढ़े आदमी सॉन्ग को सांत्वना देने का मन नहीं था। शान चेन अपनी अधीरता को रोक नहीं पाया, उसने जोर दिया, मिस सी, चूंकि आपके गुरु ने कहा कि यह अनुपयुक्त है, तो आप मिस्टर कसी का इलाज करने का दावा क्यों करती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक और सफलता हासिल की हो? सी मिंगजिंग ने अपनी चांदी की सुइयां रख लीं और कहा, वास्तव में एक है। वाह! भीड़ एक बार फिर उत्साह से गूंज उठी। मिस सी, कृपया हमें बताएं। हम सब कान हैं। मेरे गुरु ने खोज की कि तिब्बती मृग के सींगों से पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल अनुपयुक्त था। हालांकि उन्होंने पैक्लिटेक्सेल की चुनौतियों पर शोध करने और उन्हें दूर करने पर हार नहीं मानी। बाद में जेल स्टार पर उन्होंने गलती से एक प्रकार के देवदार के पेड़ की छाल से एक वास्तव में गैर विषैले पैक्लिटेक्सेल निकाला। ये पेड़ की प्रजाति पृथ्वी पर शॉर्ट लीफ रोजवुड पाइन के समान परिवार और जीनस से संबंधित है। हालांकि इसमें शॉर्ट लीफ रोजवुड पाइन से पैक्लिटेक्सेल से जुड़े नैदानिक विषैले दुष्प्रभावों की कमी है। क्योंकि इसकी पत्तियां साल भर पीली रहती हैं, मेरे गुरु ने इसका नाम पीला देवदार रखा। जेल स्टार का विकिरण पृथ्वी की तुलना में अधिक मजबूत है। नतीजतन कई अपराधी वहां 2 साल से भी कम समय में कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। जेल स्टार में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। हालांकि मेरे गुरु ने पीले देवदार की छाल को एक पाउडर में पीस दिया और इसे कुछ अन्य चीनी हर्बल दवाओं के साथ मिलाया। लगातार आधे महीने तक लेने पर कैंसर का इलाज किया जा सकता था। इस सूत्र का उपयोग करके मेरे गुरु ने सांख्यिकीय रूप से 300 से अधिक कैंसर रोगियों को ठीक किया है, जिसमें इलाज के बाद कोई पुनरावृत्ति या दुष्प्रभाव नहीं है। इस बार पृथ्वी पर लौटते हुए मैं पीले देवदार की छाल से पीसा हुआ अच्छी मात्रा में बारीक पाउडर वापस लाई हूं। अगर मिस्टर कसी इसे आजमाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके लिए सूत्र लिख सकती हूं। हमें पता चल जाएगा कि क्या यह आपको आधे महीने में ठीक कर सकता है। तैयार, तैयार, मैं तैयार हूं, कसी चांगयुआन ने चिल्लाया। उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी क्योंकि उसने इसे 3 बार दोहराया। वह अपनी रस्सी के अंत में था। वह सी मिंगजिंग से एक नुस्खा आसानी से स्वीकार कर लेगा। वास्तव में वह उन विशिष्ट दुष्प्रभावों के बावजूद बूढ़े आदमी सॉन्ग से भी एक बिना किसी दूसरे विचार के ले लेता। आखिरकार जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? अध्याय 59, सी मिंगजिंग। मुझे जो चाहिए वह सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि कुचलना है। 2 मिस सी, कृपया मुझे एक नुस्खा लिखें। मैं पृथ्वी पर इसे आजमाने वाला पहला व्यक्ति बनने को तैयार हूं। भले ही यह मुझे ठीक न करे, मैं फिर भी इसे आजमाना चाहता हूं। तो सी मिंगजिंग ने कसी चांगयुआन के लिए एक नुस्खा लिखा। उसने उसे अगले दिन सू परिवार से दवा लेने का निर्देश भी दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सी मिंगजिंग जो सामान वापस लाई थी, वह स्थायी रूप से सू परिवार के घर पर रखा गया था और पीला देवदार की छा ल का पाउडर भी वहीं था। पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल के 3 शिक्षाविदों ने नुस्खे की जांच की। सी मिंगजिंग द्वारा उल्लिखित पीले देवदार की छाल के पाउडर के अलावा अन्य सभी दवाएं पृथ्वी पर उपलब्ध थीं। वे भी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या कसी चांगयुआन का कैंसर 2 सप्ताह में ठीक हो सकता है। शिक्षाविद जो के पास अभी भी एक सवाल था। मिस सी, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूं, तो क्या जेल स्टार पर पीले देवदार के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं? सी मिंगजिंग ने एक सादृश्य पेश किया। वे पृथ्वी पर सरू के पेड़ों जितने सामान्य हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर कोई कंपनी निवेश करने को तैयार है, तो यह एक अटूट संसाधन होगा। शिक्षाविद जो ने उत्साह में अपने हाथों को जोर से ताली बजाई। ये वास्तव में अद्भुत है। अगर नैदानिक परीक्षणों ने साबित कर दिया कि पीले देवदार से निकाला गया पैक्लिटेक्सेल वास्तव में कैंसर का इलाज कर सकता है, तो व्यवसाय निस्संदेह व्यावसायिक अवसर को देखेंगे और नैदानिक उपचार के लिए पीले देवदार की कटाई करने के लिए जेल स्टार जाएंगे। शिक्षाविद जो ने असीम संभावनाओं से भरे भविष्य की कल्पना की। मिस सी, अगर आप जो कहती हैं वह सच है, तो आप कैंसर पर काबू पाने में सबसे बड़ी योगदानकर्ता होंगी। सी मिंगजिंग ने विनम्रता से उसे ठीक किया। मैं नहीं, यह मेरे गुरु थे। हाँ, बिल्कुल, क्या मैं आपके गुरु का सम्मानित उपनाम पूछ सकता हूँ? लेकिन सी मिंगजिंग ने एक रहस्यमयी हवा बनाए रखी। उसकी निगाहें सॉन्ग पियानलान की ओर थोड़ी ठंडक के साथ घूमती हुई। चाची, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं दादा के शोध की साहित्यिक चोरी कर रही हूँ? तुरंत सॉन्ग पियानलान का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये दुष्ट लड़की जो कह रही थी वह सच था, तो क्या दादा ने आज शाम को जो कुछ भी व्यवस्थित किया था, वह बस इस घृणित लड़की को लाभ पहुंचाने में समाप्त नहीं हो जाएगा? उद्धरण। सॉन्ग पियानलान नाराज थी, उसका दिल जहर से भरा था, फिर भी वह जवाबी कार्रवाई करने में शक्तिहीन थी। उसने अपनी अभिव्यक्ति को तना हुआ रखा और चुप रही। हालांकि ये न्यानबाई उसे आसानी से जाने नहीं देने वाला था। छोटे लड़के ने एक प्रभावशाली उपस्थिति दिखाते हुए मांग की, तुम बुरी औरत, तुमने पहले मेरी महिला के साथ गलत किया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब लोग अपनी गलतियों का एहसास करते हैं तो उन्हें सुधारना चाहिए? अब क्या तुम्हें मेरी महिला से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये न्यानबाई के नाजुक गुड़िया जैसे चेहरे पर आत्मसंतुष्टि लिखी हुई थी। मेरी महिला कितनी अद्भुत है। उसे उन मौखिक थप्पड़ों को देते हुए देखना मुझे बहुत उत्साहित करता है।
सोंग प्यानलान का दिमाग उथल पुथल में था। उसे किस लिए सी मिंगजिंग से माफी मांगनी चाहिए? इसके अलावा वह सी मिंगजिंग से बड़ी थी। फिर भी भोज कक्ष में कई मेहमानों की आंखें उस पर टिकी हुई थी, उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। ऐसा लगा जैसे अगर उसने आज एक ईमानदार माफी नहीं मांगी तो उसे अशिष्ट के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा। अगर यह बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सोंग प्यानलान की अभिव्यक्ति कई बार बदली, इससे पहले कि उसने अनिच्छा से सी मिंगजिंग से कहा, मेरी माफी मिंगजिंग। जब तुमने पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल का उल्लेख किया तो मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि तुम दादा की सफलता का जिक्र कर रही हो। लेकिन चूंकि तुम पीले देवदार के बारे में बात कर रही थी तो पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल का उल्लेख ही क्यों किया? क्या ये स्पष्ट रूप से उसके लिए कूदने के लिए एक गड्ढा नहीं खोद रहा था? अचानक सोंग प्यानलान को यकीन हो गया, ये दुष्ट लड़की अविश्वसनीय रूप से चालाक थी। यह उसे कम आंकने की उसकी खुद की गलती थी। सी मिंगजिंग ने एक मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। चाची, मैं बस अपने गुरु की शोध प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रही थी। मैंने बस कभी कल्पना नहीं की थी कि परदादा के शोध निष्कर्ष पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल होंगे जिसे मेरे गुरु ने छोड़ दिया था। या यह एक उल्लेखनीय संयोग नहीं है, आप कहेंगी? क्या दुनिया में वास्तव में ऐसे संयोग हो सकते हैं? इस सवाल ने अनिवार्य रूप से हर किसी के दिमाग में संदेह के बीज बो दिए। सी मिंगजिंग के लाल होंठ मुड़े। बेशक दुनिया में ऐसे कोई संयोग नहीं थे। पीछे मुड़कर सोचते हुए, क्या कसी चांग्युआन की आज रात की उपस्थिति वास्तव में सिर्फ एक संयोग थी? सी मिंगजिंग को विश्वास नहीं हुआ। जिस क्षण उसने कसी चांग्युआन के मेडिकल रिकॉर्ड्स अंतिम चरण के कैंसर को देखा, वह बूढ़े मास्टर सोंग की पूरी योजना को पूरी तरह से समझ गई। अध्याय 60, सी मिंगजिंग, पागल चेहरे पर थप्पड़, रुक नहीं सकता भाग 1। बूढ़े मास्टर सोंग ने सोचा कि वह कैंसर का इलाज नहीं कर सकती। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जेल स्टार में सी मिंगजिंग 2 पारंपरिक चीनी चिकित्सा गुरुओं से मिली थी, जिनमें से एक झांग मेइमेई थी। झांग मेइमेई कीमती औषधीय सामग्री की तलाश में किंगहाई गई थी और एक स्थानीय चरवाहा परिवार के साथ रहती थी। वहां उसे पता चला कि परिवार में किसी को कैंसर था और उसने इलाज छोड़ दिया था, लेकिन फिर बिना दवा के चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। इस खोज ने उसकी रुचि जगा दी। महीनों के शोध के बाद उसने तिब्बती मृग के सी आगों के रहस्य को उजागर किया। उसने मृग के सींगों से सफलतापूर्वक पशु व्युत्पन्न पैक्लिटेक्सेल निकाला और बूढ़े मास्टर सोंग के साथ खुशी से अच्छी खबर साझा की। क्योंकि बूढ़े मास्टर सोंग ने एक बार झांग मेइमेई के पिता के तहत पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन किया था, वह एक वरिष्ठ साथी प्रशिक्षु थे जिस पर झांग मेइमेई ने भरोसा किया। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े मास्टर सोंग ने चुपके से झांग मेइमेई पर एक शातिर प्रहार किया, जिसका इरादा इस महत्वपूर्ण सफलता पर एकाधिकार करना था जो इतिहास बना सकती थी। बूढ़े मास्टर सोंग ने कभी सपना नहीं देखा था कि झांग मेइमेई न केवल बच गई, बल्कि वह जेल स्टार पर भी पहुंची और सीमा छोटी गजिंग की गुरु बन गई। जब सी मिंगजिंग ने कसी चांग्युआन के मेडिकल मामले को देखा तो उसने सोचा, ये निश्चित रूप से एक जाल है। ज्ञान ने उसे मारा और वह तुरंत सब कुछ समझ गई। उसने तुरंत पीले देवदार से पैक्लिटेक्सेल का खुलासा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय मृग के सींगों से पैक्लिटेक्सेल प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य बूढ़े मास्टर सोंग को एक घातक प्रहार देना था। अब बूढ़े मास्टर सोंग को इतना गुस्सा होते हुए देखकर कि वह खून थूक रहा था, उसके वर्षों के प्रयास एक पल में बर्बाद हो गए। सी मिंगजिंग के होंठ थोड़े मुड़ गए। उसे बेहद खुशी महसूस हुई। सोंग प्यानलान को ऐसा लगा जैसे वह गुस्से से फटने वाली है। अगर सी मिंगजिंग की कलाई पर कंगन नहीं होता तो मैं तुरंत चली जाती। वह आंतरिक रूप से भड़क उठी। दादा की योजना ने सी मिंगजिंग को अपमानित नहीं किया, इसलिए मुझे बैकअप योजना का उपयोग करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मुझे आज रात बाज बड़ी ही पलटनी होगी। सोंग प्यानलान ने संकल्प लिया। सोंग प्यानलान ने सी मिंगजिंग के हाथ को जानबूझकर पकड़ते हुए अधिक ईमानदार रवैया अपनाते हुए कहा, मिंगजिंग, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सी मिंगजिंग ने उदारतापूर्वक मुस्कुराया। चाची, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। धन्यवाद, मिंगजिंग। सोंग प्यानलान ने सी मिंगजिंग के हाथ को करीब खींचा, उसकी कलाई पर सुंदर कंगन को प्रकट करते हुए। हालांकि सोंग प्यानलान ने बस अपनी आंख के कोने से इसे देखा, इसे बारीकी से जांच नहीं किया, उसने एक चौंकाने वाली